सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके फ्रेम होते हैं और बढ़िया प्रश्न बनते हैं। 17-18 प्रश्न आते हैं आपके और अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। तो कल पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट है। डिस्कस करते हैं 2023 के लिए। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज समझना है। इसमें अगर आप देखो, आई थिंक 2021 के अंदर प्रश्न था। तो पहला तो ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखो, ये सेल है। सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट आपका होता है न्यूक्लियस में। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है। और एक प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो, एक पॉइंट आपको क्या समझना है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, तो यहाँ पे जैसे पेरेंट्स है, मेल है और फीमेल है। तो मदर फादर आप कह सकते हो। तो अब जैसे मदर का ओवा और फादर के स्पर्म्स मिलेंगे, फिर बच्चे के सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, है ना। जो वोम्ब है उसमें सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। अब इसमें ये समझना है कि जो सेल्स होते हैं, वो जब सेल्स बनते हैं तो उसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मदर का ही आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जब भी सेल बनेगा उसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया आएगा वो मदर सेल से आएगा, फादर से नहीं होगा। तो अगर सपोज करो कि मदर का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब हो गया कि उसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे कुछ डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वो आपका डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसको? वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चे को। तो बच्चे को भी वो सारी बीमारियां होंगी। जैसे मान लो ये सब बीमारियां आपकी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के अंदर कंसीडर होती है। जैसे लीवर फेलियर, ये सब जो बीमारियां आप देख रहे हो ना, ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ कंसीडर होती हैं। अब इसमें अगर मदर का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अगर उसमें डीएनए डिफेक्टिव है, तो जो बच्चा है उसको भी सेम सा डीएनए अगर ट्रांसफर हो गया तो उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको भी वो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है कि अगर इसकी थेरेपी की बात करोगे कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो सही करने का तरीका होता है कि जो एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसे आप देखोगे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा टेस्ट करा जाता है, तो टेस्ट किया जाता है। तो उसमें अगर निकलता है तो उसमें फिर स्टार्टिंग स्टेज में ही प्रयास किया जाता है कि जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसको रिप्लेस किया जाए, उसका डीएनए को रिप्लेस किया जाए। और इसके लिए ही एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी। थ्री पेरेंट्स बेबी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक पर्सन है, उसका नाम एक्स है। अब एक्स की मदर M1 है, फादर जो है F1 है। अब क्या हुआ, मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डीएनए डिफेक्टिव है। तो दूसरे वुमेन से उस माइटोकॉन्ड्रिया को लिया जाएगा जिसका डिफेक्टिव नहीं होगा। तो इसमें क्या, इसके तीन पेरेंट्स हो गए। एक ये इनकी असली मदर हो गई, एक वो हो गई जो जिनसे इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिया, दूसरे आपके फादर हो गए। तो तीन बन जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिट एज इसी को हम थ्री पेरेंट्स बेबी बोलते हैं। क्यों क्यों थ्री पेरेंट्स बेबी बोलते हैं कि एक पेरेंट्स ये हो गए, दो ये हो गए, तीन ये हो गए। तो ये आपको थ्री पेरेंट्स बेबी का कंसेप्ट भी होता है। दूसरा, फिर कई बार क्या होता है कि अगर छोटे लेवल पे प्रेजेंट है तो फिर जो जीन प्रेजेंट है, अगर मान लो सही से फंक्शन नहीं कर रहे तो उसको साइलेंट करने का प्रयास किया जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, जिससे ये जो बीमारियां हैं, कोई भी बीमारियां और ना दिखे। तो आपको बस समझना है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज के पीछे फैक्टर्स क्या है और इसको सही कैसे किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। देखो, इसमें आप जो भी हम लोग डिस्कस करें उसको अपने अपने लैंग्वेज पे लिख लो। और अभी आपका एक नया बैच भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स का होगा। अभी ऑलरेडी आई एम रनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स अनअकैडमी प्लस के अंदर। तो उसमें तो 2 साल के टॉपिक्स आई एम कवरिंग सारे के सारे। अब यहाँ जितने हो जा रहे हैं वो वहाँ भी आई एम ट्राइंग। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो अनअकैडमी में जाके UPSC CSE सेलेक्ट करके और कोड SPLIVE जो यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो, जो 23 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये 24 के लिए भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। ये क्या होता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट होता है। अब देखो, इसमें ध्यान समझना। जैसे मान लो हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा सेल है, वायरस होता है। वायरस में कोई बदलाव हो जाए, सपोज करो ये वायरस है, वायरस में म्यूटेशन हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, तो जो भी बदलाव हो जाए, जैसे मान लो कोरोना वायरस है, अब उसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो उसके स्ट्रक्चर ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर वो प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें कुछ वेरिएशन हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। ठीक है, तो अगर सपोज करो इसमें कुछ चेंजेस हो जाए या वेरिएशन हो जाए, तो अगर आप वेरिएशन बोलोगे या चेंजेस बोलोगे, उस वायरस के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वेरिएंट बन जाएगा। तो सपोज करो कोई जीन है उसमें बदलाव हो जाए या साइलेंट हो जाए, नई जीन ऐड हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक वेरिएंट बनेगा। ऐसे कुछ और बदलाव हो गया तो वेरिएंट 2 हो जाएगा, एक और वेरिएंट 3 हो जाएगा। तो जब ये
आप ऐसा वायरस सपोज करो, एक वेरिएंट ये वायरस है, ये दूसरा वायरस है, ये तीसरा वायरस, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। इसने हमारे सेल को अफेक्ट किया, फिर इसने हमें हमारे सेल को अफेक्ट किया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, सेल में जाके दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फिर एक नया जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें इसका भी मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसका भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसा जो वेरिएंट है, ऐसा वेरिएंट जिसमें दो या उससे ज़्यादा वेरिएंट के दो या उससे ज़्यादा वेरिएंट के जो है डीएनए प्रेजेंट है, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट डीएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल आप बोलो, तो आरएनए डीएनए जो भी, तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट बोलते हैं। वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट। जैसे मान लो पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये पिज़्ज़ा है। अब इस पिज़्ज़ा में आपने डाल दिया प्याज, इस पिज़्ज़ा में आपने डाल दिया टमाटर। अगर इस पिज़्ज़ा में खाली प्याज है तो प्याज वाला पिज़्ज़ा, इस पिज़्ज़ा में खाली टमाटर, टमाटर वाला पिज़्ज़ा, और अगर दोनों आ गया तो मिक्स पिज़्ज़ा। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें आ गई तो मिक्स पिज़्ज़ा। तो आप मानो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट मिक्स पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो भी बोल लो, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या है, मिक्स पिज़्ज़ा है ये। अब ये जो मिक्स पिज़्ज़ा है उसको आपको ध्यान में रखना है कि रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट में एक वेरिएंट का भी जेनेटिक मटेरियल, दूसरे वेरिएंट का भी जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए जो है इसे हम रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अच्छा, अगर अगर ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, इसका इम्पैक्ट वैक्सीन पर क्या पड़ेगा, हाउ इट विल इम्पैक्ट द वैक्सीन। अब ये समझो कि देखो मान लो वैक्सीन है, वैक्सीन V1 के लिए है या V2 के लिए है। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक मटेरियल दोनों का प्रेजेंट है, तो वैक्सीन तो या तो V1 के लिए अफेक्टिव है या V2 के लिए अफेक्टिव है, दोनों के लिए तो अफेक्टिव नहीं है। तो इसमें आप नहीं माना कि आपने प्याज वाले पिज्जे का पैसा दिया है या आपने टमाटर वाले पिज्जा का पैसा दिया है और आपको चाहिए मिक्स, तो उसका तो महंगा पड़ेगा वो, है ना, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन आपकी या तो V1 के लिए या V2 के लिए, रिकॉम्बिनेंट में दोनों प्रेजेंट है, तो वैक्सीन की एफिकेसी एफिशिएंसी नहीं रहती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जैसे ये नाम दिया हुआ है कि XBB 1.5 ये एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, तो याद रखना व्हाट बेसिकली इज अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्रश्न आपके बन सकता है। दूसरा एक टॉपिक है दैट इज फाइटोराइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, फाइटोराइट टेक्नोलॉजी एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है इसमें। हाँ, तो फाइटोराइट टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हो जैसे सीवेज है ना, सीवेज जैसे सपोज करो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को ये अपने आप साफ कर सकता है। जिससे इसमें देखो क्या क्या जैसे सपोज करो आज के समय पानी की बहुत ही कमी होने लग गई है, तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो वेस्ट वाटर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे प्रोसेस लगेंगे, सेडिमेंटेशन, बैक्टीरियल एक्शन, फिल्ट्रेशन, एड्जॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक और वेजिटेशन। अब इसमें सिंपल सी बात है कि किसी एरिया में पानी है तो आपने वहाँ पे कोई ऐसे पौधे लगा दिए, धीरे धीरे वो पौधे जितनी भी गंदगी है उसको एब्जॉर्व करते चले जाएंगे, इस तरीके का प्रयास इसमें रहता है। तो इसमें कई प्रकार के इस प्रकार के प्रयास की, जैसे मान लो कोई वेटलैंड है, उस वेटलैंड या कोई भी एरिया है वहाँ पे उन प्लांट्स को आपने ग्रो किया, धीरे धीरे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज करो एक जगह है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वहाँ पे आपने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन, बैक्टीरियल एक्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस के माध्यम से उस पानी को साफ किया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब जनरली क्या होता है कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है ना, तो एक प्लांट होगा, एक फैक्ट्री टाइप आप मानो, वहीं पे आप कर सकते हो। बट इसको जहाँ पे पानी गंदा है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं जहाँ गंदा है वहीं पे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि मशीन लेके जा रहे हो आप, इसमें पेड़ पौधे ये सब का इस्तेमाल करके और फिर जो है प्रयास किया जाता है पानी को साफ करने का। अब यहाँ पे एक टर्म यूज है एड्जॉर्प्शन। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे मान लो आपने स्पंज देखा होगा, उसमें पानी आप पानी में रखो तो क्या होगा, पानी अंदर चला जाता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई सरफेस है ना, उसके ऊपर चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना, सुई पर। जैसे मान लो आइसक्रीम है, उसमें आपने ऐसे लगाया वो चोको चिप्स, तो ऊपर ऊपर चिपक गई, ठीक है, उसे एड्जॉर्प्शन नहीं बोलते, बट ऐसा ही आप इमेजिन करो उसे तो यहाँ पे क्या है कि एड्जॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब इसमें जो दो टर्म यूज्ड हैं दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको रिमूव किया जाता है। वाई, बिकॉज इसको रिमूव, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे प्लांट्स मर रहे हैं, फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है। जैसे मान लो तालाब है, अब तालाब में प्लांट्स मर रहे हैं तो फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा। जब आपका डिकम्पोजिशन होगा तो धीरे धीरे, जैसे मान लो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा और धीरे धीरे जो है जो डिकम्पोजिशन होगा धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि उसमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे उनको उनको जो है
उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ऐसी कई केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान एक तो सबसे बड़ा फाइटर और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है कि जगह कम लेता है, डिसेंट्रलाइज है, जहाँ गंदा है पानी है वहीं पे आप जाके साफ कर सकते हो, है ना। ये सब पॉइंट्स आप दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि पूरे तरीके से ये जो आप कह सकते हो चीज़ों को रिमूव नहीं करता, सिर्फ वही चीज़ रिमूव करेगा जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो कीड़े हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिकम्पोज कर सकता है। ऐसे मान लो प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण होंगे, उसको ये रिमूव नहीं कर सकता है। कई ऐसी चीज़ें हैं कि कॉलरा, मलेरिया, डेंगू जो स्प्रेड करने वाले बैक्टीरिया और ये सब है, वो भी आप कह सकते हो कि वो भी आपका उसको भी रिमूव नहीं कर सकते, और फिर स्मेल को भी रिमूव नहीं कर सकते। इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट मिशन। टेस्ट मिशन क्या है? नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। तो यहाँ पे पहले आप समझो एक्सोप्लैनेट क्या है। तो देखो हमारा सोलर सिस्टम है ना, हमारा सोलर सिस्टम, इसके बियॉन्ड जो प्लैनेट्स प्रेजेंट है उनको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो हम सर्च करते हैं कि अर्थ जैसा प्लैनेट है कोई, अर्थ जैसा प्लैनेट अर्थ की साइज में सेम जोन, सेम जिसे हम गोल्डी लॉक जोन भी बोलते हैं। इस अर्थ जिस डिस्टेंस में है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। तो क्या उसी जोन पे दूसरे भी कोई प्लैनेट प्रेजेंट है अपने स्टार्स से? अगर मान लो अर्थ सन के बहुत क्लोज हो या सन से बहुत दूर हो, तो दोनों ही केस में लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जिस जोन में अर्थ, उसे हम गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो ये सब सर्च करते रहते हैं कि अच्छा कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं। जैसे इन्होंने ये आपको ये याद रखना, ये एक एक्सो प्लैनेट है जिसको फाइंड किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स, प्लैनेट्स को सर्वे किया जाता है। तो इसको, इस मिशन को टेस्ट मिशन कहते हैं, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये स्पेसएक्स जो कंपनी है, फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके अप्रैल 18 2018 को इसको लॉन्च आपका किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नोरो वायरस। नोरो वायरस एक ऐसा वायरस जो बहुत ही कॉन्टेजियस है, मतलब ये एक से दूसरे को बहुत तेजी से स्प्रेड आपका होता है। और मान लो फूड वाटर गंदा अगर कोई कंज्यूम करता है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये स्प्रेड आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे स्टमक फ्लू भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टमक फ्लू। तो ये नोरो वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एआईपी मॉड्यूल। एआईपी मॉड्यूल, अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या एआईपी शब्द आप याद रखो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन? देखो इसके लिए आपको समझना है सबमरीन के बारे में। देखो जो सबमरीन होती है, ठीक है, जो आप सबमरीन की बात करोगे तो जो जो भी सबमरीन की, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सबमरीन, तो सबमरीन क्या है कि जैसे जो सबमरीन है, सबमरीन क्या, पनडुब्बी, जैसे पानी है, पानी के नीचे वो पनडुब्बी टाइप चलते हैं, उसे सबमरीन कहते हैं। अब उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे लाओगे? या तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करो, ठीक है, या तो आप न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नॉन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करो। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जैसे मान लो न्यूक्लियर एनर्जी आप है कई सारे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा कर इंस्टॉल कर दो, फिर तो उसमें एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होगी, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है हमेशा मीट होती रहेगी। न्यूक्लियर का फायदा ये है। लेकिन नुकसान क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर सबमरीन रन होती है तो उसमें फिर आवाज़ आती है जिसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर सबमरीन को पहले से आवाज़ से पता चल जाएगा तो सबमरीन का क्या मतलब, इसलिए नॉन न्यूक्लियर का प्रेफर किया जाता है। तो नॉन न्यूक्लियर में भी एआईपी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो सबमरीन है, ये जैसे मान लो सबमरीन होती है ना, बहुत समय तक अंदर नहीं रह सकती ना, थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाना पड़ता है, मान लो 6 दिन 7 दिन के अंदर, कि बाहर से एटमॉस्फेरिक जो भी ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अब इसमें क्या, ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है एआईपी मॉड्यूल, जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन बोलते हैं, जो कि वर्क कर सकते हैं विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड ये जैसे मान लो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, डीजल इलेक्ट्रिक का जो इस्तेमाल होता है उसकी जगह एआईपी मॉड्यूल का इस्तेमाल हो सकता है, और उसके लिए बार बार जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए ऊपर सरफेस में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये इसे हम कहते हैं एआईपी मॉड्यूल। इवन इससे भी एडवांस्ड के लिए बात होती है जिसे हम लिथियम बैटरी के माध्यम से सबमरीन रन हो, इस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आदित्य L1 मिशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य L1 बेसिकली सन और इसके स्ट्रक्चर इन सबको स्टडी करने के लिए, जैसे सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, इसको स्टडी करने के लिए आपका किया जाता है। जैसे ये सब आपका देख लो, फोटोस्फियर, टेम्परेचर मिनिमम, क्रोमोस्फियर, ट्रांजिशन, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे अलग अलग जगह हैं, तो यहाँ पे ये सन के बारे में स्टडी किया जाता है। अब देखो क्या है कि अर्थ ये है, सन ये है, तो दो अगर बड़े मास प्रेजेंट है, उनके बीच में जैसे कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आपका बैलेंस होता है। जैसे मान लो अट्रैक्ट होगा तो उसको मीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, आपको गाड़ी से चढ़ाई चढ़नी है, तो भी फिर आपको बहुत आपकी गाड़ी को आपको पुश करना पड़ेगा, मतलब इंजन में प्रेशर बनेगा। ढलान है,
बहुत तेज़ी से ढलान तब भी ब्रेक लगा लगा के धीरे-धीरे जाना पड़े। एक ऐसा पॉइंट होगा ना चढ़ाई है ना ढलान है तो एकदम बैलेंस्ड हो गाड़ी स्मूथली चलेगी। ऐसे ही पॉइंट्स जो होते हैं प्रेज़ेंट होते हैं सन और अर्थ के बीच में, इन्हें लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं जैसे L1, L2, L5, L3 ये सब है। तो यहाँ पे देखो आदित्य मिशन ये सन और ये सब को स्टडी करेगा, तो इसलिए आदित्य मिशन है। L1 इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि इसको यहाँ प्लेस किया जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। इसका पहले कुछ और नाम था तो अब इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। सो लैग्रेंज पॉइंट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैग्रेंज, इनके नाम पर आपका रखा गया। तो पहले एक मिशन एस्ट्रोसैट जो था, उसके बाद ये आदित्य L1 सेकंड स्पेस मिशन जो है आ रहा है। पहले एस्ट्रोसैट 2015 के अंदर आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और अनलॉक 20% का ऑफर भी आपका ये जो है चल रहा है। कोड यूज़ करना है SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। ये है तो यहाँ पे जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आपके पास बहुत ग्रेट मौका है। जब ये सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो इसमें सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, जितने सब्जेक्ट है सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप EPFO के लिए भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, वो भी कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है। ये सारी चीज़ें, तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये भी आप देखो बैच कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अप्रैल 3 से जो ऑफलाइन बैच कोर्स भी आपका चल रहा है एंड 2024 के लिए भी देखो तो 16 मार्च से बैच कोर्स चल रहा है। तो जैसे आप जब जुड़ोगे ना तो सब कुछ एक्सेस करोगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो उसमें ऑनलाइन वाला सब्सक्रिप्शन भी साथ में ही है। तो सारी चीज़ें आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपना भी व्यू पॉइंट दें। इसमें बहुत सारी इस टाइम के दौरान मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जो कि रिवीजन अलग अलग एरियाज में आपका रिवीजन भी कराएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।